आज हमारा टॉपिक है जी हाइड्रोलिसिस। इसको ज़रा आप समझेंगे कि हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है। देखें, ये बेसिकली जो हमारा साल्ट होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? इट इज़ मेड ऑफ एसिड एंड अ बेस। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं साल्ट के, एक इसमें एसिड होता है, एक इसमें बेस होती है। अब जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और साल्ट और वाटर बनता है, जैसे मैं आपको ये यहाँ पर लिख के बताता हूँ, एसिड प्लस बेस gives salt plus water। अब एसिड में हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिड है जिसको हम कहेंगे HCl। हम सिंपल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। बेस हम लेट करते हैं जी हमारे पास, बल्कि मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपकी इसके लिए ज़्यादा बेहतर इस पर ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड है HCl और बेस हम लेट करते हैं जी हमारे पास है, मिसाल के तौर पे बेस हमारे पास है NaOH। उसको ज़रा समझ लें टॉपिक को अच्छी तरह से, ठीक है। अब जो एक चीज़ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी है यहाँ पर कि एसिड का H और बेस का OH ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। बाकी जो दो कंपोनेंट बच गए वो साल्ट बन गए NaCl, ठीक है। अब इस साल्ट के दो कंपोनेंट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक इसमें मेटेलिक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हम मेटेलिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये सोडियम इसका मेटेलिक कंपोनेंट है, ठीक है। और इसका नॉन मेटेलिक कंपोनेंट एक है, जैसे क्लोराइड, ये इसका नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है। अब थोड़ा सा ज़रा जब हम आते हैं कि इस साल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, साल्ट व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तो ये हमें दो कंपोनेंट्स देता है। एक एक कैटायन देता है और एक ये एनायन देता है। कैटायन से मुराद एक पॉजिटिव आयन होता है इसका, एनायन से मुराद एक नेगेटिव आयन होता है इसका। ये जो कैटायन होता है ये कहाँ से आता है? ये बेस से आता है। कैटायन का ताल्लुक बेस से, कैटायन बेस से डिराइव हो गया, जबकि एनायन जो है ये एसिड से डिराइव हो गया, ठीक है। एनायन क्या होता है? ये एनायन इसका नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है। एनायन जो है ये नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है, जैसे एनायन को हम कहेंगे ये नॉन मेटेलिक हो गया, जबकि कैटायन जो है ये मेटेलिक कंपोनेंट है, ठीक है। पहले तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि जब एक साल्ट डिजॉल्व होता है वाटर में तो इसमें एक कैटायन बनता है और एक इसमें एनायन बनता है। जो कैटायन होता है ये मेटेलिक कंपोनेंट होता है। अभी बचे आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे दोबारा ये रिपीट करना पड़ेगा सारा। थोड़ा सा ज़रा वेट कर लें। जी जी, साल्ट मैंने कहा जिस वक्त हम डिजॉल्व करते हैं, साल्ट दो चीज़ों से बना हुआ है। ये मैंने ऊपर दोबारा शो करता हूँ आपको। साल्ट एसिड और बेस से बना होता है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी है, एसिड मैंने HCl ले लिया, बेस NaOH ले लिया, सोडियम क्लोराइड वाटर बन गया। जो एसिड का हाइड्रोजन आयन होता है और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये वाटर बनाते हैं। बाकी जो एसिड का होता है नॉन मेटेलिक कंपोनेंट, जैसे इस HCl में क्लोराइड है, और बेस का जो मेटेलिक कंपोनेंट होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, ये आपस में मिलकर बनाते हैं साल्ट। इसीलिए जब हम साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये इन्हीं दो
कंपोनेंट्स में डिजॉल्व होता है। एक कैटायन जो मेटेलिक कंपोनेंट होता है जो बेस से आया हुआ होता है, एक एनायन जो नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है जो एसिड से आया हुआ होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। ओके, अब होता क्या है कि जिस वक्त ये कैटायन और एनायन दोनों जनरेट हो जाते हैं तो ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चाहते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस अपनी उसी एसिड और बेस में तब्दील हो जाएं जिससे ये बने हुए हैं। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, जब कैटायन जो है ये कैटायन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये वाटर से क्या चीज लेगा जी, ये वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन ले लेगा। ये हाइड्रोक्साइड को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये हाइड्रोक्साइड आयन पिक करेगा और ये दोबारा किस में तब्दील हो जाएगा जी, बेस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और पीछे जो चीज जनरेट होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हाइड्रोजन आयन है। इसको जरा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें कि हाइड्रोजन आयन जनरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह जो एनायन है नेगेटिव आयन जो है इस साल्ट का, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये इससे क्या चीज लेगा, ये इससे हाइड्रोजन ले लेगा। ये हाइड्रोजन को पिक करेगा और दोबारा उसी एसिड में तब्दील हो जाएगा जिससे ये बना था। अब ये बनेगा एसिड। और पीछे जो हमारे पास जो चीज बच गई है वो क्या चीज बच गई जी, वो बच गया हाइड्रोक्साइड है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जिसको आपने समझना है कि पहली चीज तो मैंने बताई कि जी ये जो है कैटायन भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और एनायन भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कैटायन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो OH लेगा और दोबारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे जो चीज़ बच जाएगी वो क्या बचेगा जी, वो हाइड्रोजन आयन बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं इनसर्कल करता हूँ जो चीज़ें पीछे बच जाएंगी। ओके, ग्रीन से मैंने इनसर्कल कर दिया। हाइड्रोजन आयन बच गया, जबकि एनायन जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, उससे वो हाइड्रोजन ले लेगा और दोबारा एसिड में तब्दील हो जाएगा। एसिड में तब्दील हो जाएगा और पीछे जो बच जाएगा वो हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब सोल्यूशन में ये दोनों आयन जनरेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन भी जनरेट हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी जनरेट। अब डिपेंड करता है इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, अब जो अगली बात याद रखें कि जो आयन चाहे वो कैटायन या एनायन है स्ट्रांग होगा, वो हाइड्रोलाइज होगा, वो ये रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को, ये जो दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शन है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन है। यानी हाइड्रोलिसिस क्या है कि जो सॉल्ट के दो कंपोनेंट, एक कैटायन है एक एनायन है, जो ही हमने वाटर में डाल दिए वो आयनाइज हो गए, वो डिसोसिएट हो गए, वो दोनों आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर चूंकि ब्रेक होता है इसलिए हम इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, पानी का ब्रेक हो जाना। कैटायन हाइड्रोक्साइड आयन को पिक करके दोबारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एनायन हाइड्रोजन आयन को पिक करके दोबारा एसिड में तब्दील हो जाएगा। अगर तो कैटायन ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, अगर एनायन ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। और इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब थोड़ा सा जरा यहाँ पर हम जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, हम कहेंगे हमारे पास जो साल्ट्स हैं, इनकी जो कैटेगरीज है, ये 4 तरह के साल्ट होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ साल्ट्स आर देयर, 4 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। पहला टाइप एक ऐसा सॉल्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसकी हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लीजिए, हम कहेंगे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। हम ले लेते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक बेस हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ठीक है, ये फिर आपको जरा थोड़ा सा जहन में भी रखें कि बेसिस आप 2 याद रख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस है, बाकी अमूमी तौर पे सारी बेसिस वीक होती हैं। ठीक है, और जो एसिड्स हैं इनमें याद रखें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कुछ हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। नॉर्मली इसके अलावा जो आपको एसिड्स मिलेंगे वो वीक होते हैं।
ठीक है। और जो आपकी एग्जांपल्स होती हैं इनमें जो 4-5 चीज़ें याद इस्तेमाल होती हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इससे जो साल्ट बनेगा वो कौन सा साल्ट होगा? इन दोनों के कम्बिनेशन से जो साल्ट बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड होगा। ये कोई भी एग्जांपल आप ले लें आपकी बुक में, मेरा ख्याल है इसने एग्जांपल जो ली है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, जो इसने एग्जांपल ली है कॉपर सल्फेट लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम नाइट्रेट, आपकी बुक पे इसने तीसरे नंबर पे इसको डिस्कस किया हुआ। ठीक है, डजेंट मैटर, तरतीब का कोई इशू नहीं है। ओके, अब जरा देखें इसी अमोनियम क्लोराइड को हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, हम देखते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। ठीक है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास है, अब जब ये वाटर में हम डिजोल्व कर लेंगे, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये 2 आयन दे देगा। ठीक है, एक ये कैटायन दे देगा, कैटायन इसमें कौन सा जी? अमोनियम आयन। ठीक है, और इसके अलावा ये एक दे देगा एनायन, और एनायन इसमें कौन सा जी? एनायन इसमें क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा इसको आपने समझना है कि इन 2 आयन्स में से स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा। ठीक है, जो कैटायन है अमोनियम आयन, ठीक है, ये एक ऐसा कैटायन है जो वीक बेस से बिलोंग करता है। ठीक है, अमोनियम कैटायन इट बिलोंग्स टू वीक बेस, इट बिलोंग्स टू ए वीक बेस। ठीक है, तो कोई इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो कैटायन है अमोनियम कैटायन, ये वीक बेस से बिलोंग करता है, और वीक बेस का कैटायन, ठीक है जी, यानी जिसको हम कह सकते हैं उसका कंजुगेट एसिड है, ये स्ट्रांग हो। ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस से बिलोंग करता है लिहाजा ये स्ट्रांग हो गया। मैं इसका रिएक्शन शो करता हूँ यहाँ पर। ये जो अमोनियम आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग कैटायन है, लिहाजा ये क्या करेगा? ये पानी के साथ फौरन रिएक्ट करेगा, ये फौरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HOH। अब जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? ये इसे पिक करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोबारा उसी बेस में तब्दील हो जाएगा जिससे ये बना था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो पीछे हमारे पास कौन सा आयन बच गया जी? हाइड्रोजन आयन बच गया। ये जहन में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चूंकि अमोनियम आयन एक स्ट्रॉन्ग कैटायन है, लिहाजा इसका रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया। इसके बरक्स हम आते हैं अब क्लोराइड आयन पर। ठीक है जी, अब क्लोराइड आयन ये बिलोंग करता है, ये जो क्लोराइड आयन है इट बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl से इसका ताल्लुक है। मैंने इसीलिए पहले इसकी कम्बिनेशन आपको बताई कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बिलोंग करता है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एक कंजुगेट बेस है, लिहाजा ये बजाय खुद वीक है। ठीक है जी, ये वीक है। अमोनियम आयन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, अमोनियम आयन को मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसने वाटर के साथ फौरन रिएक्ट किया। जबकि क्लोराइड आयन क्या है जी? ये वीक है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि ये भी वाटर के साथ उसी तरह रिएक्ट करे जिस तरह अमोनियम आयन ने किया था, वो HOH रिएक्ट करेगा। इसको इससे क्या चीज़ पिक करनी चाहिए? इसको इससे हाइड्रोजन पिक करना चाहिए और ये दोबारा HCl में तब्दील हो जाना चाहिए और साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि एक वीक एनायन है लिहाजा ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट नहीं होंगे, ये जनरेट नहीं होंगे, जबकि हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे। अब आप देखें इस सोल्यूशन में, क्योंकि अमोनियम आयन एक स्ट्रॉन्ग कैटायन है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है जी, ये वाला रिएक्शन हो गया। जबकि ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है क्लोराइड आयन, ये चूंकि एक वीक कैटायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बिलोंग करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने में कामयाब नहीं होगा, लिहाजा ये रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनेंगे जबकि हाइड्रोजन आयन बनेंगे। अब जब इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बन रहे हैं, लिहाजा ये सोल्यूशन कैसा होगा जी? ये एसिडिक होगा। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो है एक ऐसा जो है सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गई है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब एक देखें, इसे एक जनरलाइजेशन, बड़ी आसान सी जनरलाइजेशन आ गई, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि एक ऐसा जो है सॉल्ट मेड अप ऑफ सॉल्ट जो किससे बना हुआ है?
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रांग है, लिहाजा ये साल्ट हमेशा कैसा होगा जी, ये एसिडिक होगा। ठीक है जी, ये पहली हमारे पास अब एक जनरलाइजेशन आ गई, एक पहला कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया कि जो साल्ट एक स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना हुआ होता है, ठीक है, ये कैसा होता है जी, ये स्ट्रांग एसिडिक होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर क्लियर है सारी चीज़ें तो बता दें मुझे, ताकि मैं आगे चलूँ। मैं एक दफ़ा ज़रा पार्टिसिपेंट्स को डिस्प्ले करता हूँ, ताकि हमने जो इसमें अटेंडेंस मैंने लेनी है तो वो लेने में मुझे इशू ना आए कोई। जी ठीक हो गया। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर लें। ठीक है जी, इसके बाद हम जी आते हैं, अगर कोई पुरानी चीज़ देखनी हो तो मुझे बताएं, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, कैटेगरी नंबर 2। अब अगर ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के से बना हुआ, सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस, ये आप खुद भी आपको फौरन एकदम आइडिया आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, एग्जांपल्स वही देंगे जो आपने इम्तहान में भी आपने यूज़ करने होंगे, और आपको जो है उसमें जो है ना, आपको बुक में भी यही चीज़ें दी हुई है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर बनेगा। जाहिर सी बात है, वाटर कैसे बनेगा, बेस का NaOH और एसिड का H, ये आपस में वाटर बनाएंगे। बाकी हमारे पास बच गया CH3COONA, सोडियम एस्टेट, और साथ वाटर बन गया। ठीक है जी, अब सोडियम एस्टेट हमारे पास साल्ट है। इस साल्ट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, CH3COONA, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इसमें एनायन आएगा, स्टेट, या चलो पहले कैटायन लिख लेते हैं। एक सोडियम आयन मिल गया और एक स्टेट आयन मिल गया। ठीक है जी, अब सोडियम आयन ये बिलोंग करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, लिहाजा ये कैसा होगा, ये वीक होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ इसके नीचे कि ये वीक है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे इसका ताल्लुक है, इसलिए ये वीक हो गया। जबकि स्टेट आयन जो है, ये इसका ताल्लुक है वीक एसिड से, ये वीक एसिड की कंजुगेट बेस है, लिहाजा ये कैसा होगा, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब अंडरस्टूड बात है, जो वीक है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। पहले हम लेते हैं सोडियम आयन को, देखते हैं इसका अगर रिएक्शन होता तो कैसे होता। सोडियम आयन प्लस वाटर, ठीक है, इसको तब्दील होना चाहिए दोबारा किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील होता है, हाइड्रोक्साइड आयन यूज होते, तो पीछे क्या बच जाने थे, हाइड्रोजन आयन बच जाने थे। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है आयन, ये एक वीक आयन है, इसलिए हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहे इसमें। ठीक है, इसके बरक्स हम आते हैं इस पे स्टेट आयन पे। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि स्टेट आयन एक स्ट्रांग एनायन है, ये बिलोंग करता है वीक एसिड से। ठीक है, लिहाजा ये फौरन रिएक्ट करेगा, ये क्या चीज़ें वाटर से पिक करेगा, ये हाइड्रोजन आयन पिक करेगा, और ये किस में तब्दील हो जाएगा जी, ये एसिटिक एसिड में दोबारा वापस तब्दील हो जाएगा। और साथ हमारे पास जो आयन बच जाएंगे, वो कौन से आयन बच जाएंगे जी, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब चूंकि ये रिएक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्टेट आयन एक स्ट्रॉन्ग एनायन है, ये रिएक्शन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिहाजा ये सोल्यूशन कैसा होगा जी, ओवरऑल ये सोल्यूशन ये होगा बेसिक। ये दूसरी कैटेगरी अब हमारे पास आई है कि एक ऐसा सॉल्ट, ठीक है, एक ऐसा सॉल्ट, कैटेगरी नंबर 2 में यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्ट मेड ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड लिख लें, एक ही बात है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास ये कैसा आ गया जी, ये बेसिक हो गया। ठीक, ये दूसरी कैटेगरी आ गई। अब हमने देखा कि पहले जो कैटेगरी हमारे पास थी उसमें एसिड स्ट्रांग था, बेस वीक थी, लिहाजा सॉल्ट जो था सोल्यूशन था वो कैसा था, एसिडिक। अब इस दूसरी कैटेगरी में बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, लिहाजा इसमें क्या बन गया, ये बन गया बेसिक। ये लिहाजा ये बड़ा आसान सा याद रखना आपने, ये देखने कि सॉल्ट में अगर एसिड स्ट्रांग है तो वो एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो फिर वो बेसिक होगा। लेकिन अब जो दो कैटेगरीज मजीद आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर 3 पे हम आते हैं कि एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब उसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, मिसाल के तौर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, अगेन मैं इसी तरह एग्जांपल सिंपल एग्जांपल्स ले लेता हूँ, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और OH आपस में वाटर बनेगा, बाकी क्या बच गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल एक ऐसे साल्ट की है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, ठीक है। जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा, इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे NaCl को, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक सोडियम आयन मिलेगा, एक क्लोराइड आयन मिलेगा। अब ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन भी वीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बिलोंग करता है, ठीक है। और क्लोराइड आयन भी वीक है, क्यों, क्योंकि ये बिलोंग करता है इससे स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये चूंकि दोनों वीक है, दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, बोथ विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, बोथ कैटायन एंड एनाइन। बेटा आप लाइनें लगाते हैं तो आपका नाम भी डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है, इससे ये रिकॉर्डिंग है सारी, ये सारों के सामने आ जाता है। बोथ कैटायन एंड एनाइन विल नॉट हाइड्रोलाइज। जब ये दोनों ही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये सोल्यूशन कैसा होगा, ये सोल्यूशन होगा न्यूट्रल, देयरफॉर सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, अब एक तीसरी एक कैटेगरी आई है, अ सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, अभी तक 3 कैटेगरीज हमने की है, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगी तो सॉल्ट एसिडिक होगा। दूसरा, बेस स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट वीक है, तो जो सोल्यूशन होगा, जो सॉल्ट का सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। तीसरा हमने कहा जी दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होंगी। और ये याद रखना कि मैंने इसमें तफसील क्या बताई है कि जब सॉल्ट हाइड्रो आयोनाइज होता है तो उसमें एक कैटायन बनता है, एक एनाइन बनता है, ठीक है। कैटायन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे, एनाइन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होंगे। अब जो दो में से स्ट्रांग होगा वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उसी के मुताबिक लिए अकॉर्डिंगली आयंस जनरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, और सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक होगा। और ये आपने इम्तहान में रिएक्शन दिखाकर बता देना है कि ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर तो मैंने रिएक्शन नहीं लिखे थे थर्ड कैटेगरी में, लेकिन अगर आप लिख लें और उसको क्रॉस लगाएं, जैसे मैंने ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसको मैंने टिक कर दिया, जो नहीं हो रहा उसको मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। या नीचे हम लिख भी लेंगे कि जो जैसे ये कैटेगरी नंबर 2 है, इसमें हम लिख लेंगे sodium is a strong cation because it belongs to weak base, therefore it will react with water, get converted into sodium hydroxide base and will generate hydrogen ions. इस तरह state ion, ठीक है, सॉरी, सोडियम आयन इज अ वीक cation because it belongs to strong base, ठीक है, so it will not react with water, therefore no hydrogen ions will be generated, ठीक है। इसके बरक्स हम लिख लेंगे state ion, it is a strong anion because it belongs to weak acid, it will react with water, get converted into acetic acid and hydroxide ions will be liberated, therefore or hydroxide ions will be generated, therefore this solution will be basic। अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी पर, कैटेगरी नंबर 4, salt made of
वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, मिसाल के तौर वीक एसिड हमारे पास अगेन एसिटिक एसिड है, और वीक बेस हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वीक एसिड में हम एसिटिक एसिड की बजाय आपकी बुक ने शायद डिस्कस किया होगा इसमें कार्बनिक एसिड, वो भी एक वीक एसिड, वो भी आप ले सकते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए वो हम ले लेते हैं ताकि आपके लिए जरा आसानी हो, क्योंकि बुक में भी इसने यही एग्जांपल ली है गालिबन। कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है H2CO3। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे अमोनियम कार्बोनेट बनेगा NH4 2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट जब आप इसको वाटर में डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला है, क्योंकि ये वाला जो है फोर्थ कैटेगरी है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है जी, अमोनियम कार्बोनेट को जब आप वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो देखें जरा क्या होता है। फार्मूला जरा सही लिखना, फार्मूला गलत नहीं लिखना, क्योंकि एक तो अमोनियम आयन बनेगा। बैलेंस करना कोई इतना इशू नहीं है इधर, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं डजंट गुड, अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं है। और कार्बोनेट आयन, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह अगर ऊपर भी बैलेंस करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें होगा 2 वाटर बन जाएंगे। ओके, अब ये जो अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन, ये दोनों स्ट्रांग है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिलोंग करते हैं, जो अमोनियम आयन है ये वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बिलोंग करता है, लिहाजा ये स्ट्रांग है। इस तरह कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये एक एनायन है जो बिलोंग करता है किससे? वीक एसिड से, लिहाजा ये भी स्ट्रांग है। लिहाजा ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इन दोनों का हम एक एक करके यहाँ पर रिएक्शन दिखा देते हैं, रिएक्शन शो कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन प्लस वाटर, ये किस में तब्दील हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, जब हाइड्रोक्साइड आयन यूज हो गए तो पीछे क्या बच गए जी? पीछे हाइड्रोजन आयन बच गए। ठीक है, इसको मैं अनसर्कल कर लेता हूँ ग्रीन से। हाइड्रोजन आयन बन गया। ये रिएक्शन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि अमोनियम आयन बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3 2-, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये क्या पिक करेगा? ये हाइड्रोजन आयन पिक कर लेगा। ठीक है, ये कार्बनिक एसिड में दोबारा तब्दील हो जाएगा H2CO3, और पीछे कौन से आयन बच गए जी? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन भी होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में दोनों आयन बन रहे हैं। ठीक है, अगदस ये जो आपने चीजें लिखी इनको मिटा दें। ओके, अभी हमारे पास इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी बन गए और हाइड्रोक्साइड आयन भी बन गए। इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन को एसिडिक भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें चांस है इसमें ये बेसिक भी होना चाहिए, और इसमें ये भी चांस है कि इसको न्यूट्रल भी होना चाहिए। अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन गए तो ये एसिडिक होगा। ठीक है, ये एसिडिक होगा। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बन गए, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बन गए तो इसको बेसिक होना चाहिए। और अगर दोनों बराबर बराबर हुए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर बराबर हुए, फिर इसको न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे पास इसमें है जो कैटायन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैटायन है, तो अगर तो इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और जाहिर सी बात है एक एसिड है। ठीक है, अमोनियम आयन एक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसकी कंजुगेट बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है इस Ka वैल्यू पर, कि अगर तो इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर Kb वैल्यू, कार्बोनेट आयन की Kb वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी ज़्यादा है उसके एसिड के मुकाबले में, फिर ये सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। और अगर दोनों कंपेरेटिवली बराबर बराबर है, ठीक है, Ka ऑफ कैटायन इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू Kb ऑफ एनायन, तो फिर ये न्यूट्रल होगा सोल्यूशन। तो इसका मतलब इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़ है कि सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है,
बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास कैटेगरीज। पहली कैटेगरी की एसिड स्ट्रांग है। जी बच्चों, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है सारा तो जरा हैंड रेज करें एक दफा। ठीक है जी, कोई चैट है मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ एक नज़र, अगर कोई ख़ास बात हुई तो वरना चैट फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अपर सेक्शन दिखाएं। जी बेटा, ये सारी चीज़ें आपकी बुक पे लिखी हुई भी है। ठीक है, और आप वीडियो में इसको आगे पीछे दोबारा चला सकते हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वीडियो चलाते हुए स्क्रीनशॉट लें जो चीज़ आप दोबारा देखना चाहते हैं। ठीक, अगर ये हमारी बंद हो जाती है, क्योंकि हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, अगर हमारा सेशन बंद हो जाता है तो हम इसको दोबारा चलाएंगे। ठीक है, दोबारा हम ज्वाइन होंगे। अदरवाइज अगर ये ख़त्म हो गया टॉपिक फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसमें जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई है कि अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, सिर्फ आपने आगे फिर उसकी तफसील लिखनी है, पहले से आपके जहन में है कि ये एसिडिक होगा। इस तरह अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर दोनों स्ट्रांग है तो फिर सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रांग है तो कैटायन भी वीक होगा, एनएन भी वीक होगा, वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। और अगर दोनों जो है वीक है, फिर कैटायन भी स्ट्रांग होगा, एनायन भी स्ट्रांग होगा, और नतीजा क्या निकलेगा जी? जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो। जी ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, बिल्कुल यही चीज़ें इसने डिस्कस की हुई है इसमें। ठीक है, आपकी बुक का पेज है जी। ठीक है, ओके। एक तो इसमें ये ज़रा देखते हैं कि डू यू नो, इसमें इसने क्या लिखा। हाइड्रोलिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन लिविंग सिस्टम्स मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बायोलॉजी जो बच्चे चूँकि आप पढ़ते हैं आपको आइडिया होगा। Hydrolysis, including ATP hydrolysis, take place during the catalysis of enzymes. The catalytic action of enzymes allows the hydrolysis of fats, proteins and carbohydrates. बड़ा इंपॉर्टेंट ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है। जिस वक्त आप बायोकेमिस्ट्री के मुख्तलिफ रिएक्शन पढ़ेंगे मुख्तलिफ लिहाज पे, आप देखेंगे उसमें हाइड्रोलिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में जो है इसका बड़ा रोल है। ठीक है, नीचे जो इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें सोडियम क्लोराइड जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, इसी तरह सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। अब देखिए पोटेशियम नाइट्रेट भी, बेस इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। इसलिए ये दोनों इसमें स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हमने कहा कि जब बेस भी स्ट्रॉन्ग होगी, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो कैटायन भी वीक होगा, एनएन भी वीक होगा, नतीजे निकलेगा कि सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। फिर इसने एग्जाम्पल दी है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जैसे इसमें सोडियम स्टेट की एग्जाम्पल दी है जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, सोडियम साइनाइड की एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसी तरह सोडियम सल्फाइड की एग्जाम्पल इसने दी है। ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसमें एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। तीनों में आप देखें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लिहाजा ये सोल्यूशन कैसा होगा? ये बेसिक सोल्यूशन होगा, इसकी pH 7 से ऊपर होगी। और जो तीसरा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसकी एग्जांपल इसने दी है कॉपर सल्फेट है। अब देखें एसिड स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड और बेस वीक है कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस तरह अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो इनमें चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, लिहाजा इसकी pH 7 से कम होगी और ये सोल्यूशन कैसा होगा जी? ये एसिडिक होगा। ओके, और चौथी कैटेगरी जो इसने बताई है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होंगे। अब जाहिर सी बात है जब एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो इसमें जो कैटाइन भी स्ट्रांग होगा, एनएन भी स्ट्रांग होगा, दोनों हाइड्रोलाइज होंगे। नतीजे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन भी जनरेट होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन भी जनरेट होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कैटाइन की के वैल्यू ज़्यादा है या एनएन की के बी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसी हिसाब से सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है जी, डेफिनेटली अगर कैटाइन स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसने हाइड्रोक्साइड आयन पिक करना है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा जनरेट होंगे, नतीजे ये निकलेगा सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर एनाइन स्ट्रांग होगा तो उसने जाहिर सी बात है उसने हाइड्रोजन आयन पिक करना है, एसिड में तब्दील होना है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होंगे, तो फिर सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर दोनों की के वैल्यू और के बी वैल्यू कंपेरेटिवली बराबर बराबर होगी तो वो न्यूट्रल के करीब ही होगा फिर। ठीक है, 7 के करीब उसकी pH होगी, तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है।